हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी ऑपरेशन रावण। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक दुल्हन से जिसे ज़बरदस्ती बांध कर रखा गया था और वो आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती चेस खेल रहा था। और चेस खेलते हुए वो उस लड़की को एक कहानी सुनाने लगता है कि एक राजा था और एक रानी। रानी ने पहले राजा से कहा कि वो उससे शादी करेगी, लेकिन बाद में उसने कहा कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। वो आदमी उस लड़की से पूछने लगता है कि आखिर रानी ने राजा को धोखा क्यों दिया। अब इससे पहले कि लड़की कुछ कह पाती, वो बंदा वहाँ से निकल जाता है और कुछ करने लगता है। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर वो लड़की वहाँ से भागने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी वापस आता है तो उसको एक राक्षस दिखाई दे रहा था जो उस आदमी से कह रहा था कि जल्दी से वो इस लड़की को मार दे। जिसके बाद वो आदमी बहुत ही बुरी तरह से उस लड़की को मार देता है। जिसके बाद हम श्रीराम नाम के लड़के को देखते हैं जो एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देने के लिए आया था। श्रीराम उस इंटरव्यू को क्लियर कर लेता है और उसे वहाँ पर जॉब मिल जाती है। अब उसी ऑफिस में काम करने वाली आमनी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने एडिटर के पास जाती है। एक्चुअली आमनी ने एक मिनिस्टर के सारे स्कैम की रिपोर्ट बनाई थी और वो चाहती थी कि वो लोग इस न्यूज़ को टेलीकास्ट करें, लेकिन उसका एडिटर कहता है कि इसमें मिनिस्टर इन्वॉल्व है, वो इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ऊपर से परमिशन लेनी होगी। जिसके बाद एडिटर उस चैनल के सीईओ से मिलने जाता है और उसे इस सब के बारे में बताता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सीईओ मिनिस्टर का खास दोस्त है और वो उसका स्कैम बाहर लाना नहीं चाहता था, इसलिए वो एडिटर से कहता है कि वो ऐसा कुछ भी टेलीकास्ट ना करे। और रही बात आमनी की, तो उसके साथ कोई ऐसा बंदा रखो जो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इन्हें दे सके, मतलब अम्नी को और क्या क्या पता चलता है इसके बारे में उन्हें पहले से पता चल सके। अब ये सुनने के बाद एडिटर राम से कहता है कि वो आज से अम्नी का असिस्टेंट है और अम्नी जो कुछ भी रिसर्च करती है उसे राम को उन्हें आकर बताना होगा, और राम भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम उसी मिनिस्टर को देखते हैं जिसने एक आईएएस को पकड़ लिया था। एक्चुअली उस आईएएस को मिनिस्टर के स्कैम के बारे में पता चला था और वो उसे सबके सामने लाना चाहता था, लेकिन जैसे मिनिस्टर को इसके बारे में पता चला उसने आईएएस को पकड़ लिया और उसे बहुत ज़्यादा पीट दिया। जिसके बाद उसे धमकाया कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। तो वही हम आमनी को देखते हैं जो सीईओ से मिलने चाहती है और उन्हें बताती है कि उसने मिनिस्टर के स्कैम के ऊपर इतना रिसर्च किया है। तो वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे ये न्यूज़ टेलीकास्ट करने दे, लेकिन सीईओ कहता है कि वो इतनी जल्दी ऐसा नहीं कर सकते। वो आमनी से कहता है कि उसने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन तब तक आमनी एक दूसरे केस पर रिसर्च करे। वो उसे बताता है कि शहर से लड़कियां गायब हो रही है और आमनी को इसी पर रिसर्च करनी होगी कि आखिर वो लड़कियां गायब कैसे हो रही है। और अब ना चाहते हुए भी आमनी को सीईओ की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हम पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें एक लड़की की बॉडी मिलती है। एक्चुअली ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जिसे मूवी की स्टार्ट में मारा गया था वही लड़की थी, और उस लड़की की बॉडी देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ज़रूर इस लड़की का मर्डर हुआ है। अब जैसे ये बात जीविता नाम की लेडी को पता चलती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि जीविता की बेटी काफ़ी दिनों से मिसिंग थी और वो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। लेकिन जीविता जब उस लड़की को देखती है तो वो उसकी बेटी नहीं थी। तभी वहाँ पर आमनी भी आती है जो इस न्यूज़ को टेलीकास्ट कर रही थी कि किस तरह से एक लड़की का मर्डर हुआ है। तो वही पुलिस वाले उन लोगों को पकड़ लेते हैं जिनके ऊपर उन्हें शक था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इससे पहले भी कई बार ऐसी लड़कियों के मर्डर हो चुके हैं। साथ ही कुछ टाइम पहले एक राजी नाम की लड़की का मर्डर हुआ था और उसे एक शेखर नाम का बंदा बहुत ज़्यादा तंग किया करता था। अब ये पता चलने के बाद पुलिस वाले उस शेखर को पकड़ लेते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। आखिरकार इस टॉर्चर से तंग आकर शेखर ये कन्फेस कर देता है कि उसी ने ये मर्डर किए हैं। जिसके बाद पुलिस वाले मीडिया को बुलाते हैं और उन्हें बताने लगते हैं कि शेखर ने ये सारे मर्डर्स किए हैं। तभी वहाँ पर फिर से जीवित आती है और जैसे ही वो शेखर को देखती है वो उसे पीटने लगती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर है, जिसका शेखर के पास कोई भी जवाब नहीं था। अब पुलिस वाले किसी तरह से जीविता को संभालते हैं और वहाँ से बाहर भेजते हैं। जिसके बाद हम रामा और अम्नी को देखते हैं जो इसी न्यूज़ को देख रहे थे कि किस तरह पुलिस वालों ने किलर को पकड़ लिया। जिस पर राम कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि शेखर किलर नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों को शेखर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। ना ही शेखर के वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स मिले थे और ना ही उसके खिलाफ कोई और स्ट्रॉन्ग सबूत था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने गरीब शेखर को इस केस में फंसा दिया है। इसलिए राम अम्नी से कहता है कि उन्हें इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों उन लड़कियों के घर जाने लगते हैं जो लड़कियां मिसिंग हुई थी और उनके परिवार वालों से सारी जानकारी लेने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें एक बात पता चलती है कि जिन लड़कियों को गायब किया गया था उनकी कुछ ही दिनों बाद शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी पहली रात को ही उनकी लड़कियां गायब हुई थी, जिसके कुछ दिनों बाद उनकी बॉडी मिली थी।
जिसके बाद अम्नी और राम जीविता के घर जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर उसकी बेटी कैसे गायब हो गई। तो जीविता बताती है कि उसकी बेटी की शादी तय हुई थी, उन्होंने काफ़ी धूमधाम से उसकी एंगेजमेंट की और जैसे ही अगले दिन शादी थी उस रात उसकी बेटी अपनी दोस्तों से मिलने गई थी और तभी से वो गायब है। उसने अपनी बेटी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन आज तक उसकी बेटी का कुछ भी पता नहीं चला। अभी उसकी बेटी को गायब होकर कम से कम 1 महीना हो चुका था। जिसके बाद अम्नी अपने घर आती है तो उससे कुछ आवाज़ आती है, इसलिए वो डर कर अपने बेडरूम में छुप जाती है और दरवाज़ा अंदर से लॉक करती है। तभी वो देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में एक आदमी आया था जो उसकी कोई फाइल को ढूंढ रहा था और उसकी फाइल लेकर वो वहाँ से चला गया। अब अम्नी ने उस आदमी के हाथ पर जो टैटू था उसे देख लिया था। जिसके बाद अगले दिन अम्नी इसी बारे में राम को बताने लगती है कि एक आदमी कल उसके घर पर आया था और उसके घर से कुछ फाइल्स को चुरा कर ले गया है। साथ ही वो दोनों ये भी डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर वो किलर उन लड़कियों को मारता क्यों होगा। और इसी बारे में और जानने के लिए अम्नी और राम अम्नी के साइकेट्रिस्ट अंकल के पास चले जाते हैं और उनसे सीरियल किलर के बारे में और जानकारी लेने लगते हैं। तो उसके अंकल बताते हैं कि कोई भी बचपन से किलर नहीं होता, मोस्टली जो सीरियल किलर्स होते हैं उनके अंदर किसी तरह का पेन होता है और उसी वजह से वो ये सब करने लगते हैं क्योंकि वो अपने पेन को बाहर नहीं निकाल पाते और ना ही उसका सामना कर पाते हैं और इसीलिए वो ऐसी चीज़ें करने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनका पेन कम हो जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद राम और आमनी इसके ऊपर और रिसर्च करने लगते हैं। राम आमनी से कहता है कि सीरियल किलर हमें कुछ बताना चाहता है क्योंकि वो किलर हमेशा पहले लड़कियों के हाथ काटा करता था। साथ ही जब भी किसी लड़की की डेड बॉडी मिली है तो उसके साथ वहाँ पर चेस्ट बोर्ड भी मिला है। ये देखकर राम को ऐसा ही लगता है कि ये कोई साइको किलर है। जिसके बाद राम और आमनी शेखर के घर जाते हैं और उसके घर वालों से पूछताछ करते हैं। अब वहाँ की हालत देखकर वो लोग समझ पाते हैं कि शेखर को इस केस में जानबूझकर फंसाया जा रहा है। शेखर का इस सब से कोई भी लेना देना नहीं था। अब ये सारा पता करने के बाद अम्नी डिसाइड करती है कि वो पुलिस वालों की सच्चाई को सबके सामने लाएगी, इसलिए वो अपने न्यूज़ चैनल पर यह न्यूज़ टेलीकास्ट कर देती है कि किस तरह पुलिस वालों ने शेखर को फंसाया है। तो वही अम्नी और राम जब कहीं जा रहे थे तभी अम्नी को वो आदमी दिखाई देता है जो उसके घर पर फाइल चुराने के लिए आया था। अम्नी राम को बताती है कि यही वो आदमी है जो उसके घर पर आया था। अब ये पता चलते ही राम उस आदमी का पीछा करने लगता है कि तभी उस आदमी के गुंडे राम को मारने के लिए आते हैं, लेकिन राम उन सबको पीट देता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो आदमी मिनिस्टर का आदमी था। एक्चुअली अम्नी के पास मिनिस्टर के खिलाफ काफ़ी सबूत थे, इसलिए वो आदमी वहाँ पर उसे चुराने के लिए आया था। अब ये पता चलने के बाद राम मिनिस्टर के पास जाता है और उसे धमकाता है कि वो आइंदा अम्नी को चोट पहुँचाने की हिम्मत ना करे, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जिसके बाद हम फातिमा नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी शादी तय हो गई थी और शादी की पहली रात वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी कि तभी उसके सामने कोई आता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन फातिमा की बॉडी मिलती है, जो देखने के बाद अम्मी अपने न्यूज़ चैनल पर बताने लगती है कि अगर शेखर क्रिमिनल होता तो फातिमा का मर्डर किसने किया, यानी कि शेखर वो सीरियल किलर नहीं है जिसे पुलिस वालों ने पकड़ा है। पुलिस वालों ने जानबूझकर शेखर को फंसाया है। अब ये न्यूज़ बाहर आने के बाद जो पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो अम्मी के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और उसके ऑफिस आकर उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लगता है। साथ ही वो चैनल वालों को धमकाता है कि वो जल्दी से इस न्यूज़ को निकाले, नहीं तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो अम्नी को भी काफ़ी बुरा भला कहता है, जिसकी वजह से अम्नी भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उस पुलिस ऑफिसर को बातें सुनाने लगती है। अब जब वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाता है तो एडिटर और सीईओ मिलकर अम्नी को काफ़ी सुनाने लगते हैं कि वो ऐसे न्यूज़ कैसे टेलीकास्ट कर सकती है, वो भी बिना उनकी परमिशन के। तभी वहाँ पर राम आता है और सबको चुप करा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राम वहाँ का कोई एम्प्लॉय नहीं बल्कि इस कंपनी का चेयरमैन था। एक्चुअली राम और अम्नी एक ही कॉलेज में थे और तब राम ने अम्नी को प्रपोज किया था, लेकिन अम्नी ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया था। इसी वजह से राम यहाँ पर ऐसे एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ था ताकि वो अम्नी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके और अम्नी को भी उससे प्यार हो जाए। अब ये सब सुनने के बाद सभी लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। तो वही अम्नी भी राम के इस बिहेवियर से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी और उसे भी अब राम से प्यार हो गया था, इसलिए वो राम को हाँ कहती है और उन दोनों की बड़ी धूमधाम से एंगेजमेंट हो जाती है। जिसके बाद हम जीविता को देखते हैं जो अपने भाई के साथ अम्नी के अंकल के क्लिनिक आती है। एक्चुअली जीविता की बेटी मिसिंग थी, जिसकी वजह से वो चैन से सो नहीं पाती थी और इसी के ऊपर मेडिसिन लेने के लिए वो अम्नी के अंकल के पास आई थी। तभी वहाँ पर अम्नी भी आती है और अपने अंकल को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देती है, जो देखकर अम्नी के अंकल भी अम्नी के लिए काफ़ी खुश थे। साथ ही अम्नी जीविता को भी शादी में इन्वाइट करती है। जिसके बाद अम्नी एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर राम का इंतज़ार करने लगती है। तभी हम वहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं
जिसका अम्नी के साथ झगड़ा हुआ था और वो अम्नी को ऐसे देख रहा था जैसे कि उससे बदला लेना चाहता हो। एक्चुअली अम्नी की न्यूज़ की वजह से उस पुलिस ऑफिसर की काफ़ी बदनामी हुई थी और इसी वजह से वो अम्नी से बदला लेना चाहता था। अब अम्नी जब वहाँ से जाने लगती है तो वो पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे पीछे पार्किंग में आने लगता है। तभी अम्नी के सामने वो मास्क वाला सीरियल किलर आता है और अम्नी को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो अम्नी को अपनी कार में रखता है और वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आता है और उस किलर को रोकने की कोशिश करता है, जो देखने के बाद वो किलर गुस्सा हो जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को बुरी तरह से मार देता है और अम्नी को वहाँ से लेकर जाता है। अब उस पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो गया था, इसलिए वहाँ पर पुलिस आती है और इस केस को एक लेडी पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है। तो वही राम भी पुलिस वालों की मदद से अम्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो वही हम उस सीरियल किलर को देखते हैं जो अम्नी को शहर से दूर लेकर जा रहा था। तभी अम्नी को होश आता है और वो देखती है कि वो गाड़ी की डिक्की में बंद थी। तभी अम्नी के पास उसका मोबाइल था, इसलिए वो राम को कॉल करती है और उसे बताने लगती है कि ये किलर उसे कहीं दूर ले जा रहा है। जो सुनने पर राम उसे कहता है कि वो कार में किसी तरह से छेद करे, जिससे वो बाहर देखकर बताए कि वो लोकेशन कौन सी है। तभी अम्नी को वहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और उससे वो कार का वो फाइबर फोड़ देती है, लेकिन बाहर उसे रास्ते के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो राम उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसका लोकेशन ट्रेस करके उस तक पहुंच जाएगा। जिसके बाद अवनी उस कार में एक पेंट को देखती है और उसे कार से बाहर फेंकने लगती है, ताकि लोगों का जब इस पर ध्यान जाए तो वह समझ जाए कि डिक्की में कोई बंद है। तो वही पुलिस वाले अम्नी के मोबाइल को ट्रैक कर रहे थे और राम को बता रहे थे कि उसे कहाँ पर जाना है। जिसके बाद हम सीरियल किलर को देखते हैं जो एक सिग्नल पर आता है। तब वहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि आपके कार से पेंट लीक हो रहा है, इसलिए वो चेक करे। अब ये सुनने के बाद वो किलर समझ जाता है कि ज़रूर अम्नी ने ही कुछ किया है, इसलिए वो कार को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है और डिक्की ओपन करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अम्नी के पास मोबाइल है। जो देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके मोबाइल को फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और अम्नी को इस तरह से बंधा हुआ देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो अम्नी की मदद करने लगता है। जो देखकर वो सीरियल किलर उस आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो अम्नी को वहाँ से लेकर जाने लगता है। जिसके बाद जब राम वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे वो आदमी की बॉडी दिखाई देती है, जो देखकर राम समझ जाता है कि किलर ने उसे मारा है। जिसके बाद राम फिर से अम्नी का मोबाइल ट्रेस करते हुए वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि किलर ने उसके मोबाइल को कहीं और रख दिया था और वो अम्नी को कहीं दूसरी तरफ लेकर गया था। अब ये देखकर राम काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर वो अम्नी को ढूंढेगा कैसे। तभी हम किलर को देखते हैं जो देखता है कि आगे पुलिस की चेकिंग हो रही थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एक बड़ा सा कंटेनर दिखाई देता है और वो उस कंटेनर वाले को पैसे देता है और अपनी कार को कंटेनर में चढ़ाने लगता है। अब ये पता चलते ही अवनी अपनी रिंग, ईयररिंग्स ये सब रोड पर फेंकने लगती है, ताकि जब राम वहाँ पर आए तो उसे उसके निशान मिल जाए और वो समझ जाए कि वो कहाँ पर है। थोड़ी देर बाद जब राम वहाँ पर आता है तो वो काफ़ी निराश हो गया था, क्योंकि उसे अवनी का पता नहीं चल रहा था। तभी उसे वहाँ पर अम्नी की एंगेजमेंट रिंग दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि वो किलर यहीं से कहीं गया होगा। जिसके बाद वो वहाँ के लोगों से उस किलर की गाड़ी के बारे में बताने लगता है, तो वो लोग बताते हैं कि वो गाड़ी उस कंटेनर में गई थी। अब ये सुनते ही राम उस कंटेनर का पीछा करने लगता है। साथ ही पुलिस वाले भी उस कंटेनर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किलर पुलिस वालों को उड़ा देता है। जिसके बाद वो राम के ऊपर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से राम को काफ़ी चोट लगी थी। अब राम बेहोश हो गया था, तो वही वो किलर अम्नी को लेकर अपने अड्डे पर आ गया था। और वहाँ आने पर जब वो अपना मास्क हटाता है तो उसे देखकर अम्नी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जीविता का भाई था। जीविता का भाई काफ़ी साइको तरीके से बिहेव कर रहा था और वो अम्नी से कहता है कि वो नीचे क्यों बैठी है, वो ऊपर आकर बैठे। जिसके बाद वो उसे एक साड़ी देता है और उसे कहता है कि तुम अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। जिसके बाद हम दोनों चेस खेलेंगे, काफ़ी टाइम हो गया हम दोनों ने चेस नहीं खेला। अब ये सुनने के बाद अम्नी भी अंदर चली जाती है और यही सोचने लगती है कि वो क्या करे। तभी वो अपना पॉकेट चेक करती है तो उसके पॉकेट में ईयरबड था, जो कि अभी ऑन था। यह देखने पर अम्नी श्रीराम से बात करने की कोशिश करने लगती है, तो वही राम बेहोश था, लेकिन जब वो अम्नी की आवाज़ सुनता है तो उसे होश में आ जाता है। जिसके बाद अम्नी उसे बता देती है कि किलर कोई और नहीं बल्कि जीविता का भाई है। जो सुनने के बाद राम पुलिस वालों को उसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद राम अम्नी से कहता है कि वो किसी तरह से टाइम पास करने की कोशिश करे, तब तक वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएगा। जिसके बाद अम्नी वो साड़ी पहनकर किलर के सामने आती है, जो देखकर वो किलर काफ़ी खुश होता है और अम्नी से कहता है कि चलो अब हम दोनों चेस खेलते हैं। जिसके बाद अम्नी उसके साथ चेस खेलने लगती है और चेस खेलते हुए वो किलर उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। एक्चुअली ये किलर जीविता का दूर का भाई था। उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी, इसलिए जीविता ने उसे अपने पास रख लिया, जिसकी वजह से वो जीविता को ही अपनी माँ कहता था।
अब जीविता की एक बेटी थी इंदु, जो जब 2 साल की थी तभी उसके पापा की डेथ हो गई, जिसके बाद जीविता, इंदु और ये किलर तीनों साथ में रहने लगे और इंदु के साथ रहते हुए किलर को उससे प्यार हो गया। अब जीविता भी इस बात को नोटिस कर पा रही थी कि किलर इंदु से प्यार करता है, इसलिए जब वो दोनों बड़े हो गए तो उसने फैसला किया कि वो इंदु और किलर की शादी करवाएगी। लेकिन तब इंदु ने किलर को आकर बताया कि वो किसी रवि नाम के लड़के से प्यार करती है, इसलिए वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। इसलिए वो चाहती है कि किलर जाकर उसकी माँ को मना करे। अब इंदु के कहने पर किलर जीविता के पास गया और उसे कहा कि वो इंदु से शादी नहीं कर सकता, जो सुनने के बाद जीविता उससे नाराज हो गई और उसने इंदु की शादी रवि के साथ फिक्स कर दी। जिसके बाद जब इंदु और रवि की एंगेजमेंट हुई तो एंगेजमेंट के बाद इंदु किलर के पास आई और उसे थैंक्स कहने लगी, क्योंकि उसी की वजह से इंदु और रवि की शादी हो रही थी। लेकिन वो किलर काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि जिस इंदु से वो बचपन से प्यार करता था वो किसी और की होने वाली थी। इसलिए वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसका माइंड उसे कहने लगता है कि या तो वो इंदु को यहाँ से जाने दे या फिर उसे ख़त्म कर दे। अगर वो उसकी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। और उसी वजह से गुस्से में आकर उसने उस दिन इंदु को मार दिया था। और तब से उसे हर शादी होने वाली लड़की में इंदु दिखाई देती और वो उसे इंदु समझकर मार देता। अब ये सब सुनने के बाद अमनी समझ जाती है कि वो उसे भी मार देगा। तो वही हम राम को देखते हैं, जो जीविता के पास जाता है और उसे उसके भाई के बारे में पूछने लगता है। तो वो बताती है कि उसका भाई तो कंस्ट्रक्शन साइट पर होगा। तब राम जीविता को बताता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है, जो सुनने के बाद जीविता भी काफ़ी शॉक थी। अब राम उस कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है कि तभी हम अमनी को देखते हैं, जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और वो किलर उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। तभी वहाँ पर राम आता है और उसके और किलर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हम अमनी को देखते हैं, जो एक जगह पर जाती है तो वहाँ पर उसे इंदु की बॉडी मिलती है। एक्चुअली उस किलर ने इंदु की बॉडी को अभी भी वैसे ही रखा था। तो वही हम किलर और राम को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। वो एक दूसरे को काफ़ी मारते पीटते हैं, जिसमें राम को भी काफ़ी चोट लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर अमनी आती है और अमनी को देखकर राम वहाँ पर अमनी को लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर जीविता भी आती है और वो इंदु की बॉडी को देखती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो वही हम राम को देखते हैं, जो अमनी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो किलर तभी उनके ऊपर पीछे से हमला करने वाला था कि जीविता आकर उसे जान से मार देती है और यहीं पर यह मूवी एंड होती है। तो ये थी ऑपरेशन रावण मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।